नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में हम चर्चा करेंगे नेतन्याहू की लेगेसी के बारे में और जो नई सरकार इजरायल में बन गई है जिसके प्रधानमंत्री अब नफ्ताली बेनेट हैं, उनकी चुनौतियां क्या होंगी। जी हां, नेतन्याहू लगातार 12 साल तक इजरायल के प्रधानमंत्री रहे। वो 96 से 99 तक भी प्रधानमंत्री रहे, तो कुल 15 साल प्रधानमंत्री रहे। यानी बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ी लेगेसी उनकी ये है कि मोरक्को से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से अच्छे रिश्ते बहाल हुए, अब्राहम अकॉर्ड्स पे हस्ताक्षर किया। दूसरी सबसे बड़ी लेगेसी बेंजामिन नेतन्याहू की है कि वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक जो अमेरिका की तेहरान से न्यूक्लियर डील है उसको अपोज किया, उसके खिलाफ बोले। उन्होंने जाके बाकायदा अमेरिकी कांग्रेस में उसके खिलाफ बोल दिया था और बाकायदा हमले प्रायोजित किए तेहरान पे, जिससे कि उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो उनकी परियोजनाएं हैं, वो पीछे होती चली जाएं। तो ये सबसे बड़ी लेगेसी मानूंगा फॉरेन पॉलिसी में। उसके बाद इजराइल ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया जिसपे कासिम सुलेमानी को अमेरिकी सेना के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था इराक में। बेंजामिन नेतन्याहू की लेगेसी में एक चीज और शामिल है। जहां तक उन्होंने इजराइल को मजबूत किया, पावरफुल किया, लेकिन उन्हीं के घर में दंगा फसाद पड़ा। दक्षिणपंथी पार्टियां ज्यादा मजबूत हुई। पहली बार हुआ कि इजराइल में जब गाजा पट्टी पे युद्ध चल रहा था 11 दिन का, तो दंगे हो गए। बहुत कम लोगों को पता है कि इजराइल में 20% जनसंख्या अरब लोगों की है, फिलिस्तीन मूल के लोगों की है। दंगे हुए दक्षिण इजराइल में, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो ये एक जिसे कह सकते हैं डिवाइडेड लेगेसी है बेंजामिन नेतन्याहू की। दूसरी तरफ उन्होंने एक अजीब तरह की प्रथा शुरू कर दी। पहले प्रधानमंत्री थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने सत्ता में रहने के लिए 2 साल में 4 बार चुनाव कराए, लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानी। तो ये एक दूसरी बड़ी लेगेसी है। और तीसरी उन्होंने क्या किया फॉरेन पॉलिसी में, अगर मैं केवल डोमेस्टिक को छोड़ दूं, तो उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी सरकार का अलाइनमेंट रिपब्लिकन पार्टी से कर दिया अमेरिका में। जबकि फॉरेन पॉलिसी में होता यह है कि देश की दोस्ती देश से होती है, लोगों की दोस्ती पार्टियों से नहीं होती, नेताओं से नहीं होती। लेकिन उन्होंने जो दोस्ती ट्रंप के साथ की, उससे पूरा का पूरा जिसे कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी का जो बहाव था वो रिपब्लिकन पार्टी के विचारों की तरफ था। तो कहीं ना कहीं नफ्ताली बेनेट को उस पर सोचना पड़ेगा। और आखिर में उन्होंने जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट कराए वो अपने आप में अलग थे। यानी 3 गुना ज़्यादा यहूदी लोग आज वेस्ट बैंक में रह रहे हैं 2009 के तुलना में, जब दूसरी बार नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब चुनौतियां भी हैं नई सरकार के पास। पहली चुनौती नफ्ताली बेनेट के पास, 2 साल में उनको पद देना पड़ेगा यार लैपिड को, यानी 2 साल में उनको साबित करना पड़ेगा वो अच्छे हैं। वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट ज्यू नेता है, वो टिप्पर टोपी लगा के वो संसद में घूम रहे थे, लेकिन लोग उनकी तस्वीरों को मॉर्फ करके ये दिखा रहे थे कि वो अंदर से एक अरब सिंपैथाइजर है। कहने का मतलब है कि जो सोसाइटी है इजराइल की वो पूरी की पूरी विभाजित हो चुकी है। जिस तरीके से हम कहते हैं भाई हिंदू मुसलमान दंगा हो जाता है हिंदुस्तान में, आप ये सोच सकते हैं उतना विभाजन है। तो इनकी सबसे बड़ी चैलेंज ये होगी किस तरीके से हीलिंग टच लाएं। उनके पूरे के पूरे कोलिजन में रैम पार्टी है, यानी अरब पार्टी है, उनकी बातों को रखना पड़ेगा, उनकी मध्यस्थता करनी पड़ेगी। इन्होंने नेतन्याहू को सपोर्ट किया था कि पूर्वी यरूशलेम में लगातार सेटलमेंट होना चाहिए, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री के तौर पे क्या करेंगे। वहाँ एक रैली होनी थी, उसको पोस्टपोन किया है, क्योंकि पिछली बार जब रैली हुई थी हम सबको पता है कि अलग समय पर दंगा फसाद हो गया और उसके बाद 11 दिन गाजा पट्टी में बमबारी हुई, क्योंकि वहाँ भी लोग निकल के आ गए थे। और आखिर में सबसे बड़ी चुनौती मैं कहूँगा कि जो नफ्ताली बेनेट है वो ये होगी कि किस तरीके से वो तेहरान की नीति को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब खिलाफ हैं नेतन्याहू के। लेकिन नफ्ताली बेनेट भी खुद तेहरान और अमेरिका के बीच जो पीस ट्रीटी है उसके खिलाफ है। यानी वो उसको आगे बढ़ाएंगे या नेतन्याहू के व्यू को, या वो अमेरिकन को अलाउ करेंगे कि वहाँ एक पीस ट्रीटी साइन हो जाए। तो मैं कहूँगा कि बड़ी मुश्किल राह से गुजर रहा है। अगले 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण है इजराइल के लिए। अगले 100 दिन में अगर बजट पार नहीं होता, मतलब वो नैया पार नहीं होती, तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर गई तो एक बार फिर चुनाव होंगे, यानी 2.25 साल में 5वां चुनाव होगा इजराइल का। तो यानी प्रधानमंत्री तो बन गए नफ्ताली बेनेट, लेकिन चुनौतियां उनके सामने बहुत हैं। हीलिंग टच की चुनौती है, दंगा फसाद ना हो चुनौती है,
जिस तरीके से राइट विंग सपोर्ट है नेतन्याहू का भी वहाँ पॉलिटिक्स में, और वो खुद राइट विंग पॉलिटिशियन है, तो वो मध्यस्थता कैसे करेंगे साथ उन पार्टियों से जो राइट विंग पार्टी नहीं है, जिनके कारण वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो मामला अभी रुका नहीं है। मैं ये कहूँगा ये पॉट बॉयलर पिक्चर की तरह चलेगा, और जो नेफ्टाली बेनेट हैं, जो अपने आप में बड़े जिसे कह सकते हैं ज़बरदस्त उनका कैरियर रहा है, कमांडो रहे हैं फौज में, टेक बिलियनियर हो गए, लाखों डॉलर्स कमाए, और उसके बाद महज 10 साल की राजनीति में वो प्रधानमंत्री पद पर काबिज हो गए। जी हाँ, नेतन्याहू से अलग होने के 10 साल के अंदर। तो चुनौतियां बहुत हैं। नेतन्याहू के 12 साल सब लोगों को याद रहेंगे, कुल 15 साल, और सीधे सीधे 12 साल इजराइल की राजनीति को बदला, अर्थव्यवस्था को बदला, फॉरेन पॉलिसी को बदला। देखना यह है कि ये नेतन्याहू की लेगेसी को आगे लेके जाएंगे, या उस लेगेसी में कहीं ना कहीं ठहराव होगा और एक नई राह पे इजराइल आगे चलेगा। लोगों को आशा है कि कहीं ना कहीं जो ऑस्लो अकॉर्ड पे नेतन्याहू बैठ गए थे, जिसमें 2 स्टेट्स की बात है, यानी 2 स्टेट साथ साथ हो, फिलिस्तीन और इजराइल, उसको आगे बढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। दुनिया की नज़र केवल उसी पे होगी, क्योंकि ऑस्लो अकॉर्ड के बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री का असैसिनेशन हुआ था, और उसी के बाद नेतन्याहू जिसे कह सकते हैं पब्लिक प्रोमिनेंस में आए। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए